52 प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। राजवंश संस्थापक राजधानी। पहला हर्यक वंश बिंबिसार राजगृह। शिशुनाग वंश शिशुनाग संस्थापक वैशाली राजधानी। नंद वंश महापद्मनंद पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश चंद्रगुप्त राजा पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र राजधानी। कर्ण वंश वसुदेव पाटलिपुत्र राजधानी। सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठान राजधानी। आठवां कुषाण वंश कुजल कडफिसेस संस्थापक और प्रतिष्ठान और पुरुषपुर राजधानी। गुप्त वंश श्रीगुप्त राजा और पाटलिपुत्र राजधानी। 10वां हूण वंश तोरमाण संस्थापक और सियालकोट राजधानी। वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति थानेसर और कन्नौज राजधानी। सेन वंश सामंत सेन संस्थापक और लखनौती राजधानी। परमार वंश उपेंद्र संस्थापक धारा नगरी राजधानी। चंदेल वंश नन्नुक संस्थापक और खजुराहो महोबा राजधानी। गहड़वाल वंश चंद्रदेव संस्थापक कन्नौज राजधानी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम संस्थापक कन्नौज राजधानी। पल्लव वंश सिंहवर्मन चतुर्थ संस्थापक और कांचीपुरम राजधानी। चालुक्य ब्रैकेट में बदामी जय सिंह प्रथम संस्थापक और वातापी राजधानी। 19 चालुक्य ब्रैकेट में बेंगी विष्णुवर्धन और बेंगी राजधानी। 20वां चालुक्य ब्रैकेट में कल्याणी विजयादित्य प्रथम संस्थापक और मान्यखेट या कल्याण राजधानी। 21वां राष्ट्रकूट दंती दुर्ग संस्थापक और मान्यखेट राजधानी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक दिल्ली राजधानी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली राजधानी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली राजधानी। 25वां सैयद वंश खिज्र खान संस्थापक दिल्ली राजधानी। लोधी वंश बहलोल लोधी संस्थापक दिल्ली राजधानी। चोल वंश विजयालय संस्थापक और तंजौर राजधानी। 28वां पांड्य वंश नेडियोन प्रथम संस्थापक और मदुरई राजधानी। 29 यादव वंश विल्लभ प्रथम संस्थापक और देवगिरी राजधानी। 30वां होयसल वंश विष्णुवर्धन प्रथम संस्थापक और द्वार समुद्र राजधानी। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का प्रथम संस्थापक विजयनगर राजधानी। सालू वंश नरसिंह संस्थापक विजयनगर राजधानी। तुलुप वंश वीर सिंह नरसिंह प्रथम संस्थापक और विजयनगर राजधानी। आरबिडू वंश तिरुमल प्रथम संस्थापक और पेनुकोंडा इसकी राजधानी थी। पेज 94 बहमनी 35वां बहमनी वंश इसके संस्थापक हसन गंगू और राजधानी गुलबर्गा बीदर। कुतुबशाही वंश कुली कुतुब शाह और गोलकुंडा राजधानी। आदिल शाही वंश आदिल शाह बीजापुर राजधानी। निजाम शाही मलिक अहमद इसके संस्थापक और अहमदनगर राजधानी। 39वां इमाद शाही फतेहुल्ला इमाद शाह संस्थापक और बरार राजधानी। बरीद शाही अमीर अली बरीद संस्थापक और बीदर राजधानी। सोलंकी वंश मूलराज इसके संस्थापक अनहिलवाड़ राजधानी। कलचुरी वंश कोकल संस्थापक और त्रिपुरी राजधानी। शर्की वंश मलिक सरवर संस्थापक और जौनपुर राजधानी। मुगल वंश बाबर संस्थापक और दिल्ली आगरा राजधानी। भोसले वंश शिवाजी संस्थापक रायगढ़ राजधानी। पाल वंश गोपाल मुंगेर राजधानी। चौहान वंश वासुदेव संस्थापक और अजमेर राजधानी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज निजाम उल मुल्क संस्थापक और हैदराबाद राजधानी। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन संस्थापक और राजधानी का नाम नहीं है। उत्पल वंश अवंती वर्मन संस्थापक राजधानी का नाम नहीं है। लोहार वंश संग्राम राज प्रथम संस्थापक इसकी भी राजधानी का नाम नहीं है। 12 मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पेज 14 बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था।
बिम्बसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदायीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदायीन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। 13. सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक था। उसकी हत्या 329 में ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डेस्पीज के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। पेज 15। 14. मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानास ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अभित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस
एक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक का अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 291 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ब्रैकेट में टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था, ब्रैकेट में अशोक के दरबार में। पेज 16। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेटी फेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा अभिलेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 1. प्रयाग का स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। 3. दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। पेज 17। 4. रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। 5. लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6. लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में इस स्तंभ का मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारे कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था।
सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। उसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहला बॉक्स, इसमें 2 शीर्षक हैं। मौर्य प्रांत, राजधानी। मौर्य प्रांत उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र और राजधानी उज्जैनी। कलिंग, राजधानी तोसली। दक्षिणापथ, स्वर्णागिरी, राजधानी। मौर्य प्रांत प्राची या पूर्वी प्रांत और राजधानी पाटलिपुत्र। अगले बॉक्स का शीर्षक अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। 1 मंत्री, प्रधानमंत्री। 2 पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। 3 सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। 4 युवराज, राजपुत्र। 5 दौवारिक, राजकीय द्वार रक्षक। 6 अंतर्वैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। 7 समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता। 8 सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। 9 प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। 10 प्रदेष्ट्री, कमिश्नर। 11 पौर, नगर का कोतवाल। 12 व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश। 13 न्यायिक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। 14 कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। 15 मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। 16 दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। 17 दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। और 18 अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नीचे एक और बॉक्स है, उसका शीर्षक है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति और कार्य। समिति, प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण का विवरण रखना था। चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल था और पंचम का कार्य निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण था और छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। पेज 18। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्पनामा कमात के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 दार्शनिक, 2 किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक एवं 7वां सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव पर डाली।